नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस क्लास में। हम बात करते आ रहे थे ग्रीन स्किल्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने जाना था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास आखिर होता क्या है। तो जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो सतत विकास ऐसा विकास है जहां पर हमारी आज की जनरेशन की ज़रूरतें पूरी करी जा रही हैं, लेकिन उसके बदले हम आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहां पर प्रेजेंट जनरेशन की, टुडेज जनरेशन की जो नीड्स है उनको फिलफिल किया जा रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स। ये थी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमें आज इस क्लास में ये बात करनी है कि हम एज सिटीजन्स क्या कर सकते हैं जिससे कि हम सतत विकास को अपना सकें, या फिर जो हमारी सरकार है, हमारे देश है और इस अर्थ पे जितने भी देश हैं वो ऐसे क्या क्या प्रौद्योगिकियों को अपना सकते हैं, ऐसी कौन सी तकनीकों को अपना सकते हैं जिनसे हम सभी मिलकर एक साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकें। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम क्या हैं, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं इंडिया के, जिनको क्या करना है, हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, साथ ही में उसको क्या करना है, संरक्षित भी करना है। तो वी नीड टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। हमें क्या करना है, हमें एक जिम्मेदारी लेनी है कि हम जो भी काम करेंगे उसको हम ऐसे करेंगे कि हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा आर्थिक विकास तो हो रहा हो, क्या हो रहा हो, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा हो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ में क्या हो रहा हो, हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और साथ ही में कंजर्वेशन भी हो रहा हो। तभी हम क्या कह सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल किया है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ जानी चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा काम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब हमारी बात होती है सरकार की यहाँ पर कि सरकार ऐसा कौन कौन सा काम करे जिससे कि हमारा जो भारत है वो एक हरित अर्थव्यवस्था की तरफ, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो सके। तो सबसे पहला काम जो सरकार यहाँ कर सकती है वो ये है कि सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कुछ दिशा निर्देश बनाने चाहिए, गाइडलाइंस बनानी चाहिए जो कि हम लोगों को, जो कि क्या है, जो कि सभी लोगों को सीमित करे। क्या नहीं करने से हवा का प्रदूषण नहीं हो, पानी का प्रदूषण नहीं हो और ज़मीन का प्रदूषण नहीं हो। ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि अवॉइड करें किसका किसका पोल्यूशन, एयर का, वाटर का और लैंड का पोल्यूशन अवॉइड किया जाए। साथ ही में हमारी सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी लोग हैं इस देश में, सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ ज़मीन मिलनी चाहिए। क्लीन एयर एंड वाटर एंड लैंड मिलना चाहिए, साथ ही में क्लीन एनर्जी भी मिलनी चाहिए। जब ये सुनिश्चित किया जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि हम सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर चल रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर चलने के लिए जो हमारा पहला कदम होगा वो होगा एम्ब्रेस करना हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है उनको हमें क्या करना है, अपनाना है। अब हमें ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनाने क्यों है, हम चलते रहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते रहते हैं, पेट्रोल को, डीजल को, कोयले को यूज़ करते रहते हैं। क्यों हमें करनी है सोलर एनर्जी को यूज़, वाटर एनर्जी को यूज़, क्यों हमें बनानी है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी? हमें इसलिए बनानी है क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो इन फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन से क्या रिलीज होती है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। क्या रिलीज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है।
और इस एमिशन की वजह से हमारी जो पर्यावरण की हवा की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, मीथेन रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज हो रहे हैं, साथ ही में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हमारी जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से इन सारी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है। अब इन सभी गैसेस के उत्सर्जन का परिणाम तो हम जानते हैं ना, क्या परिणाम होता है इनका? इनका परिणाम होता है कि हमारे पृथ्वी पर, धरती पर ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ता है, और वैश्विक तापमान के बढ़ने से जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगते हैं, वो बर्फ़ से पिघलकर पानी बनाते हैं, और पानी से क्या होता है, हमारे जो समुद्र हैं उनका पानी का स्तर बढ़ता है, जिससे कि बाढ़ आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करना है, ताकि फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग से जो भी ये क्या है, जो भी ये ईंधन है, इनके उपयोग से जो हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है उसको हम कम कर सकें। जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और दहन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके। दूसरा, हमारी जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल्स पे उसको कम करनी है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर निर्भर हैं जो कि आज है और कल नहीं होएगा, तो उस चीज़ से आपको अपनी निर्भरता हटा लेनी चाहिए। कैसे? ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन हैं, जो हम अभी कोयले की, पेट्रोल की जो बात कर रहे हैं, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कैसे रिसोर्सेज हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। साथ ही में ये कैसे हैं? एग्जॉस्टेबल हैं, कि आज अगर यूज़ किया और ये हम ऐसे ही इनका उपयोग करते रहे निरंतर बिना सोचे समझे, तो ये एक दिन क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब हमारे पास नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का जीवाश्म ईंधन। तो फिर तब हम क्या करेंगे? तो तब ये सोचने की बजाय कि हम क्या करेंगे, आज ही हम सोच लेते हैं ना कि हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है? हमें इनके बदले किसके ऊपर निर्भर होना है? हमें आश्रित होना है अब हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। किसके ऊपर? रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। कौन से हैं ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज? अभी तक इतनी हम बात कर चुके हैं कि हमें सबको पता है कि सोलर एनर्जी, सूर्य एनर्जी, पवन की ऊर्जा, हमारी जो पानी से आने वाली ऊर्जा है जिससे हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, हरित बिजली भी बना सकते हैं, इन सभी के ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा? जो हमारी ऊर्जा स्वतंत्रता है उसको बढ़ावा मिलेगा। हम हमारे जीवाश्म ईंधन के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, और जब हम हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को छोड़कर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अपनाएंगे, तब क्या होगा? हम हमारे पर्यावरण को ज़्यादा स्वच्छ और हरा भरा बना सकेंगे। तो क्या करेंगे? हम एक स्वच्छ और हरित भविष्य को बढ़ावा देंगे। क्या करके? हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर। यहाँ पर अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कदम की, जिससे हम हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना सकते हैं, और वो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना। ट्रांसपोर्ट तो समझ आता है, परिवहन समझ आता है, लेकिन ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट क्या है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का मतलब है स्थायी परिवहन, जो कि लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए चल सकता है। अभी वाले जितने भी हमारे परिवहन चल रहे हैं वो किसके ऊपर चल रहे हैं? वो या तो पेट्रोल के ऊपर चल रहे हैं या डीजल के ऊपर चल रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। आज हैं, कल नहीं होंगे। तो क्या कल हमारा जब ये कोयला और पेट्रोल और डीजल नहीं होंगे तो क्या हमारे परिवहन चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हमारे को किसको बढ़ावा देना है?
ऐसे ट्रांसपोर्ट को जो कि सस्टेनेबल हो, निरंतर चलता रहे, सतत चलता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे ईंधन का बदलाव करना है, जो हमारे ईंधन का चयन है उसको बदलना है। पेट्रोल और डीजल को छोड़ के हमें क्या करना है, अगर हमें इतनी दूरी पर जाना है कि हम पैदल पैदल चल सकें, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक अगर हमें जाना है, जैसे बाजार जाना है या मंदिर जाना है या पास में ही किसी दुकान पे जाना है, तो हमें क्या अपनाना चाहिए, हमें अपनानी चाहिए वॉकिंग, पैदल पैदल जाना चाहिए। इससे क्या होएगा, हमारे ईंधन की खपत भी कम होगी, साथ ही में आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल हुआ, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ, पर्यावरण भी बचा रहा और ह्यूमन वेलबींग यानी कि आपकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहा। बात समझ में आ रही है? तीनों चीजें हासिल हुई, क्या करने से, वॉक करने से। थोड़ा अगर और दूर जाना है 3 से 4 किलोमीटर, तो हम क्या कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। आपने अगर देखा होगा तो काफ़ी सारी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं, जहाँ पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, स्कूटर की या फिर कार की ज़रूरत होती है। लेकिन उन विश्वविद्यालयों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने किसी भी प्रकार के ईंधन से चलने वाले वाहन का क्या कर दिया है, प्रोहिबिशन कर दिया है। समझ आ रही है बात? तो उन कैंपसेस में क्या हो रहा है, क्या परमिट की गई है, या तो आप वॉक करके जाएं या फिर आप साइकिल की मदद से जाएं। इससे क्या होगा, हमारे ईंधन की खपत कम होगी, पर्यावरण बचेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग 4-5 जने हो जिनको एक ही जगह जाना है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं 4-5 जने मान लो एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं और उनको कहाँ जाना है, कोचिंग में जाना है, पढ़ने जाना है, जाना भी साथ है, आने का वक्त भी साथ है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कार पूल कर सकते हैं कि एक ही कार में 4 से 5 बच्चे बैठकर जा सकें। तो ईंधन की बचत हुई, समय की बचत हुई और हमारे पर्यावरण भी क्या रहा, सुरक्षित रहा। ठीक है। और नहीं तो आपको दूर जाना है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बसेस। क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बसेस। और आजकल तो जो बसेस हैं वो भी किस पे चलने लग गई हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे चलने लग गई हैं, संपीड़ित नेचुरल गैस पे चलने लग गई हैं। तो हमारा ये जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, वो है हमारा सार्वजनिक परिवहन, साइकिल से चलना या फिर पैदल चलना, या फिर आज के वक्त में नया तरीके का क्या आया है, परिवहन आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनमें क्या होता है, बैटरी होती है। क्या होता है, इनमें बैटरी होती है और इस बैटरी को चार्ज कर कर हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला सकते हैं। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये धुआं नहीं छोड़ेगा, पर्यावरण को, हवा को प्रदूषित नहीं करेगा, और दूसरा इसमें ईंधन की खपत भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने किसका इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया। साथ ही में हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी भी ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है, क्या है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। साथ ही में हम एयर के पोल्यूशन को भी कम कर रहे हैं, एयर के पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। और जो हमने बोला साइकिलिंग और वॉकिंग, इनसे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, फिजिकल हेल्थ है, उसको सुधार रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा एक और कदम जिसको अपनाकर
हम सतत विकास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं हमारे अगले कदम के बारे में, जहां पर हमारे को क्या करना है, हमारे को हमारे कचरे को सीमित करना है, प्रैक्टिस करनी है ऐसी टेक्निक्स जिनसे कि हमारा वेस्ट कम हो सके, और अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसको हम पुनर्चक्रण करके फिर से इस्तेमाल कर सके, रिसाइकलिंग कर सकें। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मानो कि जैसे आजकल अभी तक क्या चल रहा था, एक ऐसी इकोनॉमी चल रही थी जो यूज एंड डिस्पोज की बात कर रही थी। किसकी बात कर रही थी कि काम में लिया और काम में लेके उसको फेंक दिया, इसी इकोनॉमी की बात चल रही थी। और इसमें हम बिल्कुल भी हमारे पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहे थे, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में नहीं सोच रहे थे, किसी भी तरह से हम प्रदूषण के बारे में नहीं सोच रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। किससे किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं हमारी रीयूज एंड रिसाइकिल की पॉलिसी से। किससे? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल की पॉलिसी से, जो कि क्या है, हमारी 3R पॉलिसी है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्क्यूलर इकोनॉमी को फॉलो करना, सर्क्यूलर इकोनॉमी की पॉलिसी को अपनाना। सर्क्यूलर इकोनॉमी क्यों है, या तो हम क्या करें, रिड्यूस करें, और रिड्यूस करके फिर हम क्या करें, रीयूज कर लें, और रीयूज करके हम क्या करें, रिसाइकल कर लें। तो ये क्या है, एक सर्क्यूलर इकोनॉमी है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने मान लो कोई चीज़ इस्तेमाल करी, हमने कहा कि इसका काम हमारा ख़त्म हो गया, अब हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, दोबारा किसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो हमने उसको किसी को दे दिया है, जैसे कि हमारे पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, पुरानी किताबें, ये सब हम किसी को दे सकते हैं ना, जिससे कि वो इंसान उसका इस्तेमाल कर ले। अगर हमारा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, रीयूज़ नहीं हो पा रहा है, तो हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को किसी और नए प्रोसेस का कच्चा माल बना सकते हैं, रॉ मटेरियल बना सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि भाई हमारे पास में क्या है, किचन का कचरा है, क्या है हमारे पास में, किचन वेस्ट है। अब किचन वेस्ट जो होता है वो सूखा भी हो सकता है और गीला भी हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर, कचरे को विभाजित करना, किस किस में, सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग करना। बात समझ में आ गई। जो सूखा कचरा है उसको हम ये देख सकते हैं कि कहीं वो रीयूज और रिसाइकल तो हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। और जो गीला कचरा है उससे हम क्या कर सकते हैं, या तो उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं या फिर उससे किसी भी ग्रीन एनर्जी का उत्पाद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी का उत्पाद कर सकते हैं, जैसे कि बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं। अब हम जब बात करेंगे हमारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आप देखेंगे वहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, स्वच्छ कोऑपरेटिव। ये प्रोजेक्ट पूना में चलाया जा रहा है, जहाँ पर काफ़ी सारे कचरा बीनने वाले क्या करते हैं, पुणे शहर के कचरे को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको फिर अलग अलग विभाजित करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं। अब यहाँ पे वो सूखे कचरे को अलग करते हैं, गीले कचरे को अलग करते हैं, सूखे कचरे को रीयूज करते हैं और गीले कचरे को रिसाइकिल करते हैं, यानी कि उस कचरे से एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और वो नया प्रोडक्ट है हमारी बायोगैस, जिसको कि हम एक ईंधन की तरह, बायोफ्यूल की तरह, जैव ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को अपनाने लगें तो हमारा क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर दबाव कम होगा। अब जब आपने क्या किया, गीले और सूखे कचरे को, किचन वेस्ट को अलग किया, तो आपके पास गीले कचरे में क्या आया, फल की छिलके आ गए, सब्जियों के छिलके आ गए, अंडे के छिलके, पेपर के टुकड़े, ये सब चीज़ें आ गई जो कि ऑर्गेनिक हैं। क्या है, ऑर्गेनिक है।
इन सभी को आप क्या कर सकते हो, अपने बाग में गड्ढा खोद के वहां पे डंप कर सकते हो और उसको मिट्टी से थोड़ा सा पानी डाल के ढक सकते हो। अब वो जो सारा कचरा है वो कुछ समय बाद गल के सड़ के क्या बना लेगा, खाद बना लेगा। और इस खाद को आप कहाँ यूज कर सकते हो, बागवानी में यूज कर सकते हो, खेती में इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को क्या कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। अपनी मिट्टी की जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बना सकते हो। तो ये हमने क्या किया कि एक प्रोसेस के कचरे को दूसरे प्रोसेस के रॉ मटेरियल की तरह यूज किया और उससे एक नया उत्पाद बना लिया। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर दबाव कम पड़ेगा। क्या होगा, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम पड़ेगा। साथ ही में जितने भी लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा है वो कम होगी। आपको क्या लगता है, हम इतना कचरा इकट्ठा करते हैं, इतने कचरे का उत्पाद होता है, प्रोडक्शन होता है, चाहे सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो, चाहे हमारे कपड़ों का कचरा हो, चाहे हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का कचरा हो, पेड़ पौधों का कचरा होता है, ई वेस्ट होता है, बहुत सारा कचरा होता है। ये सभी कचरा कहाँ जाता है, ये सभी कचरा जो आप गाड़ी में कचरा डालते हो वो या तो उनको अलग कर लेते हैं सूखा और गीला, और जो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, इनऑर्गेनिक कचरा है, उसको कहाँ डाल दिया जाता है, उसको डाल दिया जाता है एक बड़े से गड्ढे में। और इस बड़े से गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। अब ये जो लैंडफिल्स हैं, अगर ये सही तरीके से ना बनाई गई तो ये कचरा यहाँ पर, जो भी ये कचरा डाला जाएगा, ये कचरा यहाँ पे सड़ेगा और इस कचरे से क्या होगा, जो भी विषैले पदार्थ होंगे, क्या होंगे, जितने भी विषैले पदार्थ होंगे वो यहाँ से रिलीज होंगे। क्या होंगे, उनका यहाँ से रिलीज होएगा और वो आसपास की जो हमारी मिट्टी है, ज़मीन है, उसको क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगे। जब आसपास की मिट्टी प्रदूषित होगी तो वहाँ पर होने वाली खेती या उगने वाली फल सब्जियों में क्या जाएगा, वो जो प्रदूषक है वो उनमें जाएगा। प्रदूषक कोई भी विषैला पदार्थ हो सकता है, हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, और अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो हमारे में वो काफ़ी सारी बीमारियां कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर और साथ ही में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कैसे डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही काफ़ी सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हमारी चमड़ी की, स्किन की बीमारियां भी इसी वजह से हो सकती हैं, इन विषैले पदार्थों की वजह से हो सकती हैं। तो हमारे को यहाँ क्या करना है, जितना भी हमारा कचरा है उसको हमें रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, जिससे कि उस कचरे की मात्रा को कम किया जा सके। साथ ही में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट की कंपोस्टिंग कर सकते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य को कृषि के लिए बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है।